Good morning, students. This is Sohel sir, your social science teacher. This is the third part of chapter number 2, Civics book, Prejudice and Discrimination. In this part, I will explain only long questions. Okay, students, are you ready? Let's start. F. Give long answers for the following questions in 50 to 60 words. दिए गए प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर सम ऑफ द राइट्स दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड्स टू द इंडियंस। तो कौन कौन सा अधिकार है या क्या अधिकार है जो संविधान हम सभी भारतीयों को देता है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चंस का आंसर किस पेज नंबर में होगा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 202। लुक द टॉपिक इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डाइवर्सिटी इन द सेकंड पैराग्राफ फोर्थ लाइन। तो स्टूडेंट्स देखेंगे इसका आंसर पेज नंबर 202 में है और टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डाइवर्सिटी और सेकंड पैराग्राफ का चौथा लाइन। ओके, let's start underlining. The Indian Constitution that was framed then provide for equality of all the citizens and does not allow discrimination. तो हम देखेंगे कि जब हमारे देश का संविधान बना और जब संविधान बनाया गया तो उसमें हर भारतवासियों को समान अधिकार दिया गया, यानी कि इक्वल टू ऑल। तो सभी हिंदुस्तान में रहने वाले सब समान हैं, बराबर है। द सिटीजन एंड डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उनके धर्म के हिसाब से नहीं, कास्ट उनके जाति के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, अपर क्लास लोअर क्लास के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। जब हमारा संविधान यानी कि रूल बुक लॉ बुक नहीं था उससे पहले होते थे, लेकिन जब रूल बुक तैयार हो गया, हमारा संविधान तैयार हो गया, हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो हमारा रूल बुक बोला तो उसमें ये परमिशन किसी को नहीं है कि वो किसी भी कास्ट के हिसाब से यानी कि आपको रीज़न के हिसाब से या रिलीजन के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं, या जेंडर के हिसाब से या लैंग्वेज के हिसाब से भी नहीं कर सकते हैं, भाषा के हिसाब से भी नहीं हम भेदभाव कर सकते हैं किसी भी भारतवासियों के खिलाफ। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। सभी का ये अधिकार बराबर दिया गया। हिंदुस्तान में रहने वाले हर लोग, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, गोरे हों, काले हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, ये सभी बराबर हैं अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के हिसाब से सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन लीगली एबोलाइज्ड एंड इज़ अ पनिशेबल क्राइम। जो अछूत या छुआछूत होता था यानी कि ऊंच नीच होता था, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। किसी तरह का कोई भेदभाव अब आप किसी को मंदिर में जाने से नहीं रोक सकते हैं। उनके बच्चे चाहे वो अपर क्लास के हों, लोअर क्लास के हों, उनके बच्चे सेम स्कूल में पढ़ सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं, साथ में खा सकते हैं, एक साथ एक कुएं का पानी पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो पहले चली आ रही थी ये सब ख़त्म हो गया, सब एप्लाइज्ड हो गया, यानी ख़त्म किया गया जब हमारा संविधान बना। अगर कोई भी इस तरह का अगर भेदभाव फिर भी अगर करते हैं किसी के खिलाफ तो ये एक क्या होगा, पनिशेबल क्राइम, यानी कि इसका सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। और ख़ास करके लिए एसटी एससी के लिए तो अलग से कोर्ट भी है और उनका थाना वगैरह भी है अलग से, जहां उनके पर्सनली उनकी सुनवाई की जाती है कि अगर इस उनके साथ कोई किसी तरह का भेदभाव करते हैं तो उनका सख्त सज़ा भी दिया जाता है। तो धीरे धीरे आज़ादी के बाद ये बहुत हद तक कम हुआ, ख़त्म नहीं हुआ 100%, ये आज भी है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2,
हु आर दलित्स? दलित कौन है? व्हाट आर दे रेफर टू एज नाउ? आज उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? व्हाट प्रॉब्लम डिड दे फेस इन द पास्ट? और पास्ट में उन्हें किस किस समस्या का सामना करना पड़ा? तो पास्ट का मतलब आज़ादी से पहले, जब हमारा संविधान नहीं बना था, तो उनसे पहले उनके साथ किस तरह का भेदभाव होता था। तो ये प्रश्न है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और किस पेज में होगा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 201। लुक एट द टॉप फ्रॉम द राइट साइड। तो दाएं साइड से ऊपर में सबसे पहला देखेंगे, ऊपर सेकंड लाइन से, इन द सेकंड लाइन। तो दूसरे लाइन से देखेंगे, इसका आंसर स्टार्ट होता है। द वर्ड दलित मीन्स पीपुल हु हैव बीन ब्रोकन और ऑपरेस्ड। तो दलित जो वर्ड लिया गया शब्द है वो है ऑपरेस्ड से, यानी कि ब्रोकन कहिए या फिर ऑपरेस्ड कीजिए। तो पीड़ित यानी कि जिनके साथ सदियों से दुराचार हो रहा है, यानी कि सदियों से उनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है, तो उन्हें ही दलित कहते हैं। दे आर नाउ रेफर्ड टू एज द शेड्यूल कास्ट SC बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार ऐसे दलित को अब किस तरह उसको बुलाती है या कहती है, वो है SC कहती है, यानी कि शेड्यूल कास्ट। तो इनको एक नया नाम दिया गया है गवर्नमेंट के हिसाब से, वो है SC। अर्लियर Dalit were not given the same rights and privilege as the other three caste। तो पहले जो था वो इनको यानी कि दलितों को सेम अधिकार नहीं थे जैसे बाकी 3 कास्ट को थे। जैसे आपको ब्राह्मण हो गया, उसके बाद क्षत्रिय हो गया, उसके बाद हो गया अब वैश्य। तो इनको जो अधिकार था वो आपको दलितों को नहीं था। They were not allowed or given the opportunity to improve their position by changing profession। खास करके इन लोगों की स्थिति सुधर नहीं पा रही थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न था ये अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ पाते थे या इन्हें छोड़ने ही नहीं दिया जाता था। तो इन्हें ज़बरदस्ती उनके काम को ही करवाया जाता था। उनके बच्चों को पढ़ने से भी रोका जाता था कि पढ़ लेंगे तो फिर वो काम नहीं करेंगे जो हम इनसे करवाना चाहते हैं, चाहे वो साफ़ सफाई से लेकर के क्लीनिंग से लेकर के हो गया, या कपड़े धोने से हो गया, या हेयर कटिंग बाल काटने से हो गया। ये सब नीचे का जितना भी काम होता था वो इन्हीं से ही करवाते थे। तो वो चाहते नहीं थे अपर क्लास के लोग जो ये पढ़ लिख करके कोई अच्छी नौकरी करें, तो वो बराबरी कर लेंगे। तो ये सब काम कौन करेगा? तो साफ़ सफाई से लेकर के ये जितना भी इस तरह का काम होता था वो इन्हीं से करवाते थे। दे वर नॉट गिवन प्रिविलेज सच एज इंटरिंग टेम्पल और गोइंग टू स्कूल। उन्हें मंदिरों में, स्कूलों में जाना सख्त मना था। अगर वो जाना चाहते या उनके बच्चे पढ़ना भी चाहते तो उसके खिलाफ पूरी सोसाइटी खड़ी हो जाती और उन्हें बहुत प्रताड़ना देना सहना पड़ता था। तो उनके बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते थे, ना वो पढ़ा पाते थे। तो एक गरीबी और दूसरा क्लास जो अपर क्लास है उनको काफ़ी टॉर्चर करते थे, तंग करते थे। तो उनके बच्चे पढ़ ही नहीं पाते थे। जब पढ़ ही नहीं पाते थे तो कोई अच्छा नौकरी जॉब होता ही नहीं था। तो इसलिए उनकी जो आर्थिक स्थिति वो धीरे धीरे एकदम डाउन होती गई और कभी वो ऊपर उठ ही नहीं पाए। तो जब हमारा संविधान बना, रूल बुक हुआ, देश आज़ाद हुआ, तो उनके लिए अलग से प्रिविलेज यानी कि प्रावधान किया गया और कुछ छूट मिला जिनके कारण उनके बच्चे पढ़ पाएँ, अच्छी नौकरी कर पाएँ और बराबरी कर पाएँ। तो आज जो हम लोग देखते हैं बहुत सारे ST SC अच्छे अच्छे जॉब में हैं, SP DM कलेक्टर सब बने, वो सब हमारा संविधान का देन है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी ओवरकम प्रिजुडिस? पक्षपात को कैसे कम कर सकते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे स्टूडेंट्स किस पेज में होगा। इसका आंसर है पेज नंबर 200। द टॉपिक इज हाउ टू ओवरकम प्रिजुडिस। तो टॉपिक देख लिए हैं, अब वहाँ से इसका आंसर होगा। वी कैन ओवरकम प्रिजुडिस बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पीपुल बिफोर जजिंग देम। तो हम लोग क्या करें, वी कैन ओवरकम, हम लोग कम कर सकते हैं पक्षपात अगर हम उन्हें पहले अच्छे से जान लें। तो बिना जाने, बिना बुझे, बिना उसको समझे हुए अगर हम उसके खिलाफ कुछ पहले से ही मन बना लें तो ये पक्षपात कहलाता है।
We should give ourselves and then a chance to get know each other better before we form opinion about them. किसी के भी खिलाफ पहले से ही राय बना लेना बिना उसको समझे बुझे, यानी कि बिना उसे जाने, बिना उसके साथ वक्त बिताए हुए कैसे आप कह सकते हैं कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है? तो ये फ़र्क तभी पता चलेगा जब आप उसके साथ रहिएगा. We should respect and expect the diversity of our country and learn more about different culture, language and religion. क्योंकि हमारा देश जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ हर तरह के लोग होंगे, हर तरह की भाषाएं बोलते होंगे. तो आप किसी को भी बिना समझे, बिना उसे जाने हुए आप उसके साथ पक्षपात नहीं कर सकते हैं. हाँ, अगर आप उसको जान करके या उसको समझ करके कहेंगे तो ये प्रेजुडिस नहीं होगा. लेकिन अगर उसने कुछ किया ही नहीं है और आप उसके खिलाफ पहले से ही मन बना लिए कि ये बेकार है, तो इसे ही प्रेजुडिस कहते हैं. और इसको मैंने अच्छे से टॉपिक को वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको अच्छे से देख लें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन में उतना हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा. तो आप कोशिश करेंगे कि इसका वीडियो अच्छे से देखें, तो उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ओके स्टूडेंट्स, this chapter is completed. Now it's your responsibility to fill all the questions, answer, true, false, fill in the blanks, objectives in your fair notebook in a proper sequence, starting from A, then B, C, D, E and F. Students, to write the questions with black pen and answer with blue pen. Students, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अब आपको इसे एक अच्छी सी फेयर नोटबुक में, चाहे वो क्लासमेट्स का हो या हमारे स्कूल से जो आपको अगर मिला होगा, तो उसमें आप इसको अच्छे से फेयर करेंगे. फेयर आप स्टार्ट करेंगे ए से, यानी कि ऑब्जेक्टिव से, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, उसके बाद एफ, यानी कि सभी को फेयर करना है नोटबुक में. ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस आंसर कर लेंगे बाकी सब छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है. और जब भी आप क्वेश्चंस लिखेंगे तो आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है और आंसर के लिए ब्लू पेन का. ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ.